सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मसले कश्मीर में कर्फ्यू लगे, जहां 16 रोज़ गुजर चुके हैं। वहां पर इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस बंद है, टीवी की नशरियात मुअत्तल है और साथ ही वहां पर भारतीय मजालिम का सिलसिला भी जारी है। सरदार मसूद खान जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू की और भारतीय इक़दाम की और रोज़ाना की बुनियाद पर मजम्मत भी कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आकर मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। तो कश्मीर की सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, जहां गलियों और सड़कों पर भारतीय फ़ौजी गश्त कर रहे हैं और लोग घरों में महसूर हैं। और पाकिस्तान की अब ये कोशिश है कि किसी तरह इस मसले को हल किया जा सके। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी से भी राब्ते किए हैं। सदर ट्रंप को भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से राब्ता किया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और इस मसले पर तनाव को कम करने की हिदायत भी की है, दरख्वास्त भी की है। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। नून लीग के रहनुमा राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें तलत मसूद साहब दिफा तज्ज़ियाकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो अमजद शुएब साहब, पहला सवाल मैं आपकी तरफ ही लेकर आता हूं। पाकिस्तान इस वक्त जो कोशिशें कर रहा है और जिस तरह कल जो डेवलपमेंट हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा है कि कशीदगी पाकिस्तान के साथ और कश्मीर के मसले पर कम की जाए। क्या लग रहा है आपको, उसके बाद सूरत हाल में कुछ बेहतरी आती हुई महसूस हो रही है? नहीं, सूरत हाल तो तब बेहतर होगी जब कोई दुरुस्त कदम उठाया जाएगा। बात यह है कि कशीदगी भारत ने पैदा की, एक यकतरफा अमल करके कश्मीर को खत्म करने की कोशिश की, तो कशीदगी तो उस पे है। अब अगर कशीदगी कम करनी है तो अमेरिका को चाहिए कि भारत को बताए कि आप अपना वो जो कदम आपने यकतरफा किया उसको पीछे हटाएं। अगर भारत वो कश्मीरियों को आज़ादी देता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कर्फ्यू उठा दे, उनको अपनी ज़िंदगी नॉर्मल करने दे और जो यूनियन टेरिटरी बनाने का ऐलान किया है उस ऐलान को वापस ले ले, तो कशीदगी खुद ब खुद कम हो जाएगी। अब ये सोचना कि भारत एक तरफा ये काम भी करता रहे और पाकिस्तान उसके ऊपर एहतजाज भी न करे और कशीदगी भी कम हो जाए, वो कैसे हो सकता है? तो मेरा अपना अंदाजा है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ये बताया होगा उनको कि जनाब भारत को ये बताएं कि जनाब आप अपना कदम जो आपने उठाया है, ये स्टेप लिया है यूनियन टेरिटरी बनाने का, इसको वापस करें। तो आज जो कशीदगी है यहाँ पे खत्ते में, उसका सारे का सारा जो बोझ है वो भारत पे है। तो ट्रंप हमें नसीहत कर सकता है, लेकिन अगर ये काम वो इस तरह नहीं करवा सकता भारत से, तो फिर कशीदगी तो कम नहीं होगी। तो अमजद शुएब साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत का भी भारत कोई असर नहीं लेता, उनके बात करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, फिर तो जो रास्ता हमने मुतय्यन किया है, जहाँ ये कश्मीर सेल बना है फॉरेन ऑफिस में और कश्मीर के डेस्क खुले हैं, हमारे मुख्तलिफ एम्बेसीज में खोलने जा रहे हैं, तो जो पॉलिसी डिसीजन हुए हैं फिर उन पर अमल जारी रहेगा। और जो ये प्लानिंग करेंगे कश्मीर सेल वाले, जिस तरह आगे बढ़ना चाहेंगे, फिर उसमें हुकूमत को मदद करना होगी, उनको लेकर चलना होगा। तो उससे भारत में खिलबली मचती है या उससे टेंशन बढ़ती है, कशीदगी बढ़ती है, वो फिर भारत की जिम्मेदारी है। सही। अमजद शुएब साहब साथ ही रहिएगा। राना अरशद साहब नून लीग के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। राना अरशद साहब, हुकूमत अब तक इस मामले को जिस तरह लेकर चल रही है, जिस तरह राब्ते किए गए, जिस तरह सलामती कौंसिल तक इस मसले को पहुंचाया गया, आप हुकूमत की कारकर्दगी से मसले कश्मीर पर मुतमईन है या इस पर भी आपको एतराज़ है? आपकी हुकूमत होती तो मामलात कुछ मुख्तलिफ होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस तरह जनरल साहब ने बात की, असल में मैं भी उसी पॉइंट को इंडोज़ करता हूँ। देखना, 72 साल बाद बिल्कुल तमाम तर हुकूमतें जैसी भी थी, जिन माहौल में भी आई, लेकिन इंडिया को जुर्त ना हुई कि 72 सालों में वो मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करे। अब 370 आर्टिकल और 35A का जिक्र नरेंद्र मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन में करता रहा और अब ट्रंप साहब को चाहिए कि वो असल में वो कलीदी किरदार अदा करे। अगर वो सालसी बने हैं तो फिर सालसी बनने का हक भी अदा करें। जो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस है
उसमें रिव्यू करें। और जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू ख़त्म करना चाहिए। देखना, आपका टीवी चैनल हमें अभी बता रहा है कि वहाँ पर मोबाइल नेट सर्विस बंद है, वहाँ पर इंटरनेट बंद है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तलीमी अदारे बंद है। मैं सिर्फ जो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने बयान दिया था और जो आसिफ गफूर साहब ने तर्जमानी की, पाकिस्तान की फ़ौज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी और हिम्मत की वजह से नंबर 1 है। और आज भी अगर इंडिया खौफ है तो वो हमारी अफवाज पाकिस्तान, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। जब एटमी ताकत पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक़्त की हुकूमत और अस्करी क़यादत ने अल्हम्दुलिल्लाह बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ फैसला किया था, क्योंकि 12 मई 1998 को इंडिया ने जो 4 धमाके किए थे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 28 मई 1998 को 6 धमाके करके ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया था। अब वो देखना कि अभी मसूद साहब जो प्रेजेंट हैं, आज़ाद कश्मीर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप सुन लें। सही। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट को हमने ये अर्ज़ किया है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, उसी तरह दीगर पार्टियों ने, कि कश्मीर के इशू पर हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान स्टेट के साथ खड़े हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी अपना वो रोल प्ले करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो एक चीज़ का जिक्र 3-4 माह पहले कर रहा था और वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म हमें भी किरदार अदा करके वो ये कहते हैं कि कश्मीर की तरफ हम आएंगे, अदा करूंगा, पूरी दुनिया में जाऊंगा, इस मसले को उठाऊंगा। पाकिस्तान की कोशिशों से सलामती काउंसिल में भी इस मसले को उस इजलास में भी ज़ेरे गौर लाया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने और हुकूमत ने तो अपना किरदार किसी हद तक अदा किया है। नहीं, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बिल्कुल किरदार नज़र आ रहा है। लेकिन जब ट्रंप साहब, जब प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट पर गए तो ट्रंप साहब ने एक किरदार अदा करने का वहाँ पर जो अनाउंसमेंट की, जबकि इससे पहले कोई ऐसा इशू नहीं था। तो अब कश्मीर पर वो किरदार अदा करें ताकि नज़र आए। सबसे पहले तो पुराना स्टेटस उसका बहाल करें, उसके बाद जो इंडिया की दहशतगर्दी है, तकरीबन 9 लाख वहाँ पर उनकी फोर्सेस हैं और वहाँ पर आम आदमी के जो हकूक़ है वो सलब हो चुके हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि ये हमने भी अपने पिछले दौर 2016-17 में पार्लियामेंट के मेंबरान, गवर्नमेंट और अपोजिशन के मिलकर। जी ठीक है, राना अरशद साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का कुछ तो किरदार नज़र आ रहा है और ये एक अच्छा साइन है कि अपोजिशन की जानिब से भी वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के किरदार को सराहा जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तनकीदी पहलू भी अपोजिशन निकाल लाती ही है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो सालसी की पेशकश की गई थी उस पर ज़ोर देना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। अपोजिशन के अरकान इस वक्त ये कह रहे हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अमरीका के दौरे पर थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो सालसी की पेशकश की तो उससे मुताल्लिक ही गुफ्तगू कर रहे थे राना अरशद साहब। जी राना अरशद साहब, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर आपकी ऑडियो ख़राब हो गई थी, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं अरबाब साहब ये अर्ज़ कर रहा था कि क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस चीज़ का जिक्र कर रहा था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा, वो बात गलत भी हो सकती है, कि अमेरिका का जो किरदार होना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं कर रहा। उनका झुकाव जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ है। और उसके बाद मैं मादरत से कहूँगा कि हमारे मुस्लिम कंट्रीज़, ज़ाहिर है हमारा उनसे बड़ा और रूहानी लगाव भी है। अगर इस वक्त वली अहद साहब जो हैं, मोहम्मद बिन सुल्तान साहब और UAE कंट्रीज़ जो हैं, सिर्फ एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दें कि जो इंडिया के मुलाजमीन वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इंडिया के मंसूबे हैं, उन पर वो रिव्यू करेंगे या गौर फिक्र करेंगे, अदरवाइज़ ये फैसला वापस करें, तो मेरा ख्याल है ये बात भी एक बड़ी सीनियर एक जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने की, तो मुझे दिल को लगी कि ये बात तो ठीक है। हमारे मुस्लिम, लेकिन राना साहब, हम सऊदी अरब की जानिब से ऐसा बयान, हमारे साथ खड़े हों, ऐसा फैसला क्यों सामने आ सकता है? सऊदी अरब और भारत तो ज़ाहिर है आगे एक बड़ी डील करने जा रहे हैं, कोई अरबों डॉलर्स की उनके दरमियान डील होने जा रही है, दोनों मुल्कों के माशी मफादात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर ऐसे मौके पर किस तरह सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा इस मसले पर? नहीं अरबाब, हम तवक्को रखते हैं ना
तो उनको चाहिए कि वो एक ऐसा कलीदी रोल प्ले करे जैसे 2017 में गालबन जब सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात ख़राब हुए थे तो मियां नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल रहेल शरीफ साहब सऊदी अरब गए, उसके बाद ईरान गए। दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो इश्यूज़ थे उनको टेकअप किया और मसले को रिजॉल्व करवाया। आज भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि UAE हमारे मुस्लिम भाई हैं, उसी तरह सऊदी अरब है, और आप उनको मिलकर जैसे चाइना और तुर्की अपना रोल प्ले कर रहा है उसी तरह मैं चाहता हूँ कि वो भी रोल प्ले करें ताकि ये मसला जो है ये ख़त्म हो सके या सुलझाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज का जो रोल है बड़ा पॉजिटिव है और इस मौका पर मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन है वो भी बड़ा खुश आइंद डिसीजन है क्योंकि उनके पास एक बड़ा वसी तजर्बा मौजूद है और मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत को भी ज़रा ठोस स्टेप्स लेकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सही, तो राना साहब अब ज़ाहिर है हुकूमत और इस वक्त जो अस्करी क़यादत है वो पाकिस्तान में शायद कई सालों के बाद एक ही पेज पर दिखाई दे रही है, तो क्या ये अच्छा हो कि अपोजिशन भी इस पर, इस वक्त जो अपोजिशन की क़यादत है उन पर जो भी इस वक्त केसेस चल रहे हैं, जो भी इस वक्त में मुल्की मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, वो उसको बालाए ताक रख कर एक तरफ रखे और हुकूमत के साथ कदम से कदम इस मौके पर मिलाकर चले? अरबाब भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ये इशू रेज़ होता है और कश्मीर पर इंडिया की दहशतगर्दी शुरू होती है तो मियां नवाज साहब ने मरियम बीबी और उनको ये पैगाम दिया कि पूरी मुस्लिम लीग की लीडरशिप को कहें कि वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को बलाए ताक रखते हुए कश्मीर के इशू पर हम कश्मीरी भाइयों के साथ, हम अफवाज पाकिस्तान और स्टेट के ख़िलाफ़ इंडिया की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। और मेरा ख्याल है आपने देखा होगा कि 15 को हमने ब्लैक डे मनाया और बिल्कुल मुजफ्फराबाद जाकर हमारी लीडरशिप ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती भी किया। अब गुजारिश तो ये है कि हुकूमत को जो जब जॉइंट सेशन होता है तो 370 आर्टिकल और 35A पर प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी कैबिनेट जो है उसका जो मुश्तरका रेजोल्यूशन है उसमें ज़िक्र ना करना ये एक सवालिया निशान है। और मैं कहता हूँ कि अब बार बार जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सीट है वो 22 करोड़ आवाम के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अब इमरान खान न्याजी साहब को PTI का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, उनको वो कंटेनर वाली सियासत छोड़कर कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के और 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करें। जैसे अफवाज पाकिस्तान और जनरल आसिफ बाजवा साहब ने कहा कि आर्मी हमा वक्त तैयार है जब गवर्नमेंट की तरफ से, जब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई हुक्म या डायरेक्शन पास होगा तो हम अमल करेंगे। मैं समझता हूँ उसी तरह अब प्राइम मिनिस्टर साहब का भी किरदार नजर आना चाहिए। ट्रंप साहब जब सालसी का हक लेने के लिए उन्होंने खुद अपने आप को डिक्लेयर किया तो फिर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनको बड़ेपन का मुजाहरा करके मकबूजा कश्मीर का जो पुराना स्टेटस है उसको बहाल करना चाहिए, कर्फ्यू को ख़त्म कराना चाहिए, 370 आर्टिकल और 35A का खात्मा करना चाहिए। ये तमाम इक़दाम बिल्कुल होने चाहिए। वज़ीर आज़म का किरदार, अमेरिका के किरदार पर तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन का इस वक्त किरदार है, कल APC हुई उसमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो तो शरीक नहीं हुए, लेकिन बहरहाल सीनियर रहनुमा वहाँ पर दोनों पार्टीज़ के मौजूद थे। उसमें भी मसला कश्मीर तरजीहात में शामिल था या सिर्फ इस्लामाबाद लॉकडाउन पर बात हो रही थी, सिर्फ हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली तय की जा रही थी? नहीं, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी जो APC थी उसमें जो तय था वो तमाम लीडरशिप मौजूद थी। हमारे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर पार्लियामेंट लीडर मौजूद थे और वहाँ बैठकर तय हुआ कि जो नेक्स्ट 29 अगस्त को होगा उसमें तमाम पार्टीज़ के जो सीनियर लीडरशिप होगी वो वहाँ शिरकत करेगी। इशू ये है कि उसमें बिल्कुल कहा गया है कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, हम स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इमरान न्याजी साहब जो हैं वो काम अभी तक नहीं कर पाए जो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। क्या करना चाहिए था राना रशीद साहब? दिन रात वायलेशन हो रही है। कल जी ये करना चाहिए था कि कल वायलेशन हुई LOC की, 75 साल एक बुजुर्ग शहीद होता है, एक 61 साल नौजवान बुजुर्ग शहीद होता है और कल रात को एक 7 साल बच्चा जो है वो भी शहीद होता है।
देखो ना, LOC पर वो वायलेशन कर रहे हैं। और ट्रंप साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के इशू पर अगर इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेते हैं तो फिर उसका रिजल्ट तो निकलना चाहिए कि एक तरफ तो हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं और उनके पार्टनर हैं, और अब उनका जो किरदार है वो जो उनका झुकाव है, देखना जो रेजोल्यूशन है सही आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका का किरदार है वो उसको निभाना चाहिए, तो इस मौके पर ज्यादा बेहतरी आ सकती है। अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफीर हैं। अली सरवर साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब बात की गई नरेंद्र मोदी से और कशीदगी को कम करने का कहा, अब क्या आपको महसूस हो रहा है? 12 से 14 घंटे इस बात को गुजर चुके हैं, कशीदगी अगर तो कम होती है, अब सूरत हाल नॉर्मल होती है तो बेहतर है, नहीं हो पाती तो फिर पाकिस्तान को क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, हमारा मौका तो क्लियर है। हमने हमेशा कहा है कि हम गुफ्तगू चाहते हैं, और वजीर आजम की जो बातचीत हुई है टेलीफोन पे और उससे पहले मुलाकात भी हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब से, तो वो भी इसी तरह की गुफ्तगू हुई है कि यहाँ पे कशीदगी कम हो, हम इस्तेहकाम कायम हो, कश्मीर की सूरत हाल बेहतर की जाए, वहाँ के लोगों पे जो मुश्किलात इस वक्त ढाई जा रही हैं वो दूर की जाए। मगर भारत की तरफ से जो अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई, और वहाँ भी गुफ्तगू उन्होंने भी वज़ीर आज़म मोदी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से की है टेलीफोन पर गुफ्तगू, और वो उनकी भी बात इन चीज़ों पे हुई, लेकिन ज़्यादा उनकी जो गुफ्तगू है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो इक़्तिसादी मामलों पे हुई है। तो अब देखते हैं, क्योंकि हमारी कुछ प्रायोरिटीज जो इस ऑर्डर में मैं अपने सही जो समझता हूँ वो ये है कि पहले तो वहाँ के हालात बेहतर हों, कर्फ्यू उठाया जाए, लोगों की मुश्किलात दूर हों, उसके बाद जो मसला है उस पर गौर हो। उस मद में ये जो चेंजेस लाए हैं वहाँ के स्टेटस में, कश्मीर के जो रिवोक कर दिया है 370 और 35A, उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरफा वो अपने ये नहीं कर सकते हैं, बैनुल अक़वामी क़वानीन खिलाफ वर्जी है। और फिर उसके बाद कश्मीर के मसले पे जो एक सब्सटेंटिव गुफ्तगू कि इस वक्त ठीक है, तो आप कह रहे हैं जो कर्फ्यू के इस लोगों को जिस तरह से घरों में महसूस किया हुआ है, उनके पास दवाएं नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है, ये सूरत हाल फौरी तौर पर खत्म होनी चाहिए। अली सरवर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना अरशद साहब, आप हमारे साथ ही हैं, आपसे मजीद मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस मौजू पर भी मजीद बात होगी और कुछ दीगर मौजूआत पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल गुजर चुका है। ये पहला साल कितना कामयाब और कितना नाकाम साबित हुआ। 1 साल पहले जिस मंशूर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा था, क्या उस मंशूर पर अमल किया गया? क्या मौशी अहदाफ को हासिल किया जा सका? और आवाम से जो वादे किए गए थे उन पर किस हद तक अमल हुआ है, ये जान लेते हैं। राना अरशद साहब, नून लीग के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब, क्या कहेंगे आप हुकूमत के 1 साल पर जो मौशी अहदाफ हुकूमत ने हासिल किए थे वो तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने कहा कि जो पहला साल था ये खासा मुश्किल था, अब आगे अच्छा वक्त आने वाला है। कितने पुरुमीद हैं आप आगे को लेकर? मैं इंतहाई अदब से अरबाज साहब ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप सुनेंगे तो रियासत मदीना के दावेदार ख़ुद इमरान अहमद ख़ान न्याई साहब ने फरमाया कि विदिन 100 डेज़ हम रिज़ल्ट देंगे, हमारी डायरेक्शन नज़र आएगी। फिर उन्होंने कहा कि विदिन 6 मंथ, फिर 9 मंथ, अब 1 साल और 3 दिन हो गए हैं। इशू ये है कि 31 मई 2018 को इस पाकिस्तान में हर गरीब और आम आदमी को चीनी 50 रुपये किलो मिलती थी, आज 85 रुपये किलो है। चने की दाल 65 रुपये थी, आज 125 रुपये की है। जो
हर घर का इस्तेमाल है गैस 143% इन्होंने 6 माह पहले महंगी की और 1 माह पहले 200% महंगी की, तो ये 343% गैस हो जाती है जिस पर हर गरीब या अमीर ने चूल्हा जलाकर रोटी खानी है। और 7 दफ़ा बिजली महंगी होती है। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 31 मई 2018 को 1 साल पहले कि आप जो गरीब आदमी है वो भी अपनी बेटी को की शादी करता है 1.5-2 तोले जेवर डालता था और वो 51,000 पर तोला था। अब जो है साहब, ये जो तमाम मसाइल हैं, जो ये तमाम अवामी इशूज़ हैं, ऑपोजिशन इन पर क्यों नहीं बात कर रही? ऑपोजिशन की जानिब से एपीसीज और जो तहरीक चलाई जा रही हैं उनका तो तमाम तर दारोमदार उस पर है कि जो केसेस लीडरशिप पर बने हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको रिहा किया जाए। नहीं नहीं अरबाब भाई, नहीं, ऐसे नहीं है। जब मियां नवाज साहब के ख़िलाफ़ फैसला होता है वो खुद लंदन से आते हैं, मरियम बीबी खुद आते हैं, 13 जुलाई 2018 को गिरफ्तारी देते हैं। उसके बाद जब दोबारा अदालत ने फैसला किया गालिबन 24 दिसंबर को, उस वक्त भी मियां नवाज साहब ने गिरफ्तारी दी। हमने आज तक गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ तो कोई मुजाहरा नहीं किया। इशू ये है कि हमने ईद उल फितर से पहले जो बात की थी और फिर मैं समझता हूँ कि हमने जब ये महंगाई और जो डॉलर की उड़ान थी, हमने तो ये अर्ज़ किया जो मियां नवाज साहब की डायरेक्शन और हुक्म के मुताबिक हमने अपोजिशन ने मिलकर एपीसी की और फिर हमने महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और डॉलर की उड़ान के ख़िलाफ़ हमने मुजाहरे और जलसे किए। अब मरियम बीबी ने कश्मीर इशू को हाईलाइट करने के लिए और जो अवाम मुहिम थी उसका आगाज़ किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हम मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, करते रहेंगे। मरियम नवाज को गिरफ्तार कर भी लिया गया तो शहबाज शरीफ साहब तो मौजूद हैं, कल वो एपीसी में शरीक नहीं हुए, मरियम साहिबा की जगह वो तहरीक को उसकी लीडरशिप की कमान संभालें और आकर अब वो हिस्सा लें। अरबाब भाई बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब जाएंगे। कल जो एपीसी थी उसमें हमारे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब और पार्लियामेंट लीडर ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे। जो इंशाल्लाह 29 अगस्त को मीटिंग होगी एपीसी की, उसमें शहबाज साहब भी होंगे और मेरा ख्याल बिलावल साहब भी होंगे, अहम फैसले करेंगे। और कल की एपीसी में भी हमने यही कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान और स्टेट के साथ हैं। अब देखना ये है 1 साल में डिलीवर क्या होता है। 134 रुपए डीजल है और हमारे दौर में यही कई गुना बढ़ चुकी है। बिल्कुल राना साहब साथ ही रहिएगा जरा। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं, हुकूमती मौक़िफ़ भी शामिल कर लेते हैं। शौकत बसरा साहब, ये 1 साल गुजर चुका है, चीज़ों की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, महंगाई की चक्की में आवाम पिस चुकी है, ये मुश्किल वक्त आवाम का कब ख़त्म होगा? मुदस्सिर देखिए, बात यह है कि अभी राना अरशद साहब बोल रहे थे तो मैं इनको कहूँगा आप कम लूटते, कम पैसा खाते, कम कमीशन लेते का आज अगर आपके लीडरान जेलों में पड़े हैं तो मेरे भाई उस वजह से पड़े हैं कि आपने लूटा बहुत ज्यादा इस मुल्क को। और यार इस बात से गरीब का पेट नहीं भरेगा बसरा साहब, कभी तो हकीकत पर बात किया करो। बात कर ली ना, इस बात से गरीब आदमी का पेट नहीं भरेगा। ये न्याजी गरीब मर रहा है। आप बताएं प्रोग्रेस, आप बसरा साहब आपने डिलीवर किया है, आप हौसला तो करें, आप बुलंदों से आवाम का पेट नहीं भरेगा। राणा साहब चोर मचाए शोर वाली बात नहीं, जरा बात सुन ले मेरी। अच्छा मुदस्सिर, मैं ये कह रहा था कि तो चोर तो डाकू शोर डाल रहे हैं, हमें चोर कहने वाले खुद डाकू हैं। मुदस्सिर भाई, ये इनको जो पागलपन के झटके लग रहे हैं ना, और ये बेचारे वो कहते हैं चोर नाले चतर, मेरी बात सुन ले फिर आप खुल के बात। तो मेरे भाई पागलपन जो पार्टियां बदलती हैं वो सबसे पागल होते हैं लोग। राना साहब बसरा साहब बात कर ले, फिर आपकी तरफ मैं आता हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। राना साहब 1 सेकंड है। दस्तर भाई बात ये है, मैं ये अर्ज कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों की जितनी तवक्कुआत थी, सोच थी कि हम बिजली लेकर आएंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोगों की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके। लेकिन क्या 70 साल का गंद जो इन्होंने दोनों पार्टियों ने खास तौर पे 2008 से लेकर 2018 तक 24,000 अरब कर्जा, टोटल 30,000 अरब कर्जा छोड़ के गई हमारे लिए, और इनसे ये पूछेंगे कौन सा फार्मूला था कि आप तीनों खानदान तो अरबपति और खरबपति बन गए और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता गया। पाकिस्तान के
कर्जे बढ़ते गए और साथ साथ इन तीनों खानदानों के बढ़ते गए। बस्तर साहब, अभी हम जो बात कर रहे हैं 18 अगस्त 2018 से 18 अगस्त 2019 तक की बात कर रहे हैं। इस एक साल में ज़ाहिर ये लोग तो हुकूमत में नहीं है, आप जो आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है उसका जवाब दें। मुदस्सिर, मैं अर्ज ये कर रहा था, मैं आपको बैकग्राउंड ये बता रहा हूँ कि एक साल में क्या, मुझे बताइए, ओवरनाइट तब्दीली तो नहीं आनी है। हमें इस बात का अंदाजा जब हुआ कि कोई इदारा इन्होंने मुनाफा बख्श नहीं छोड़ा, बिल्कुल लूट के खा गए पूरे मुल्क को, तो हमने कोशिश की कि हमने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने हेल्थ कार्ड लॉन्च किया, हमने जो लोगों को मकानात तामीर करके शुरू करने थे वो प्रोग्राम लॉन्च किया, और हम कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा वो मुल्क जो जब हम टेक ओवर किया, मुल्क दिवालिया होने वाला था, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, हमारा मुल्क आइसोलेशन था पूरी दुनिया में। आप हालात देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में पाकिस्तान के ममालिक जो वज़ीर आज़म है, जो बादशाह मुमलकत हैं, वो दौरों पे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन मैं फिर वही बात खत्म करूंगा, राना अरशद साहब से कहूंगा कि आप शोर डालने की बजाय ना, वो जो कैदी नंबर 420 कोट लखपत जेल में पड़ा है, और कैलबरी जो मैडम है जो जेल में पड़ी हैं, जो हमजा टीटी पड़ा है, जो पीपल्स पार्टी वाले पड़े हैं, ये अपना माल वापस कर दें, जायदादें वापस कर दें जो लूट कर लेकर गए, हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और इंशाल्लाह एक राष्ट्रीय बोर्ड एहतसाब भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमारी हुकूमत ने शुरू किया है, और आप देख रहे हैं कि आज तमाम लोग इस चक्की से निकल रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में मैं यकीन से कह सकता हूँ, जो सवाल आपका है कि वो इकोनॉमी के हवाले से जो हमें चैलेंज है मुदस्सिर, हमारे वो बिल्कुल नॉलेज में है, लेकिन आप इंसाफ कीजिए मेरे भाई कि 40 साल में अगर, और पहली दफा ये हुआ है, जिन लोगों ने गरीबों को रुलाया है, मैंने उनको तारीख में पहली दफा रोते देखा है। वो कौन है? यही है, ये डाकू चोर लुटेरे जो जेलों में पड़े हुए हैं, जो हुकूमतों में रहे हैं 40 साल, जिन्होंने सिवाय इस गरीबों को रुलाने के और कोई काम नहीं किया। और आज कौम सिर्फ इस बात पे खुश है कि वो रो रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, जो माजी में समझते थे कि हम लूट के ले जाएं, हम करप्शन करें, हम बस्तर साहब, आवाम कहाँ खुश हैं? लोग कहाँ खुश हैं? लोग तो महंगाई का रोना रो रहे हैं। सर इस बात पे खुश हैं कि ये चोर डाकुओं की चीखें निकल रही हैं। मुझे 1 मिनट दे रहे हैं अरबाब भाई जी, 1 मिनट। ठीक है, चलिए शौकत बस्तर साहब, आपका ही पॉइंट आ गया। शौकत बस्तर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, राना अरशद साहब भी मौजूद थे। राना अरशद ज़ाहिर है कि नुमाइंदे तो तनकीद का निशाना बनाए थे हुकूमत को, और शौकत बस्तर साहब अपनी इस हुकूमत के 1 साल को अच्छा करार दे रहे थे और आगे भी अच्छे वक्त की नवीद सुना रहे थे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम मामले पर आपकी तवज्जो मबजूल कराते हैं। बोल न्यूज़ की खबर पर जो एक्शन लिया गया, वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ बोल न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया था। नेस्ले की जो प्रोडक्ट है लैक्टोजिन, दूध पीने से बच्ची की हलाकत का मामला था और उसके वालिद पर फायरिंग की गई, उसको संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई थीं और अब इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उस्मान भट्टी जो कि इस बच्ची के वालिद थे, जिन पर फायरिंग भी की गई थी, उनकी अब FIR मुकदमे की दर्ज कर ली गई है, मुकदमे का इंदराज हो चुका है। और बोल के इस खबर को नशर करने के बाद ये तमाम तर इक़दाम हुए हैं। तो उस्मान भट्टी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। उस्मान बताइएगा, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात गुज़िश्ता 1 साल में आपके साथ पेश आ चुके हैं? कुछ धमकियाँ आपको मिली हैं, फायरिंग भी आप पर की गई है? जी सर, जब मैंने पहली एक वीडियो बनाकर कैसे वायरल की थी मेरे लॉयर हसान न्याजी ने, तो उस रात भी मेरे ऊपर फायरिंग की गई थी, लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि आप एक खुलासा करवा लें, रिपोर्ट नहीं दर्ज की। उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद ये मुझ पर फायरिंग की गई है, जिसकी वजह से मैं इस वक्त भी बहुत परेशान हूँ और काफ़ी मुझे टेंशन है, मुझे प्रेशर है, लेकिन मेरी जान को खतरा है। पूरे पाकिस्तान में मेरा नेस्ले कंपनी के अलावा किसी के साथ कोई जाती लेन देन नहीं है, ना किसी को लड़ाई का, ना कोई झगड़ा है। ये फायरिंग सिर्फ मुझे इस केस से पीछे रहने के लिए की थी। यहाँ इसमें ये मुझे इस केस से दूर किया जा रहा है, उलझाया जा रही है, तहसीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि नेस्ले पहले करता है, पोस्टमार्टम को रुकवाया, फिर FIR में रुकावट पैदा की, फिर अभी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल नहीं होने दे रहे, और अब ये भी इसी चीज का हिस्सा है कि मुझे फायरिंग करके, मुझे परेशान करके, मेरी फैमिली को हरासा करके इन्होंने ये इसको दूसरा रुख दिया, ताकि हमारे जो MD नेस्ले पाकिस्तान है या हमारे जो दूसरे बंदे इस FIR में 322 जो FIR दर्ज हुई है नेस्ले पे कत्ल बासवत की, उसमें नॉमिनेट किए जाने की वजह से इशू उसको उलझाया जा रहा है। और ये दूसरा वाकया था मेरे साथ, उसके पहले भी मैं नेस्ले के मुखला की काफी ज्यादा मैं धमकियां बर्दाश्त कर चुका हूँ, उनकी गुंडागिरी बर्दाश्त कर चुका हूँ, कोर्टों में कर चुका हूँ। तो उस्मान, जब ये मामूल बन गया था, जब आप अपना मामला लेकर आप या आपके वकला पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस क्या जवाब देती है? किन ऑफिसर से आपने राब्ता किया, क्या उन्होंने जवाब दिया?
सर ये पूरे जितने भी हैं DIG इन्वेस्टिगेशन हो गया, SSP इन्वेस्टिगेशन हो गया या SP इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन सब के नोटिस में इनको मैंने लातादाद एप्लीकेशन दी है जिनके डायरी नंबर भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन इनका मौकफ ये है कि नेस्ले कहता है कि लैक्टोजन दूध हमारा नहीं है, ये खुला हुआ उस्मान भट्टी के साथ हमने पास से लिया था। देखिए अगर आप दुनिया में कोई भी चीज लेते हैं ना सर, तो आप इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, मैंने भी इस्तेमाल करने के लिए लिया था और उसको इस्तेमाल करने के लिए खोलना पड़ता है। अब नेस्ले का मौका था कि वो खुला हुआ था और दोनों फोरेंसिक रिपोर्ट जो बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और लैक्टोजन दूध की रिपोर्ट वो दोनों सेम है, ठीक है। और वो इस बात का सबूत है कि नेस्ले कंपनी का लैक्टोजन दूध की वजह से इस बच्ची की हलाकत हुई थी और ये बात साबित भी हो गई, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी आ गया। लेकिन नेस्ले का ये मौकफ है कि ये लैक्टोजन दूध हमारा है ही नहीं, हालांकि वो सेम बैच इनके डिस्ट्रीब्यूटर के पास मौजूद है। और इस दुकानदार से मैंने लिया था, उस दुकानदार ने भी कोर्ट में यही एडमिट किया था कि ये लैक्टोजन मैंने दूध नेस्ले डिस्ट्रीब्यूटर बीन ब्रदर्स से लिया था और उसने कहा कि हम लोगों ने कंपनी से लिया। लेकिन कंपनी अब इस चीज को मानने से बिल्कुल भी इनकार कर रही है। वो कहते हैं कि इस कत्ल से ताल्लुक हमारा है नहीं, वो प्रोडक्ट हमारी नहीं है। कंपनी अपनी इस प्रोडक्ट को भी ओन नहीं कर रही और साथ साथ उस्मान भट्टी को कातलाना हमला भी इन पर करवाने की कोशिश की गई, फायरिंग भी इन पर करवाई गई और संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। उस्मान भट्टी आपका बहुत शुक्रिया आप गुफ्तगू की और बोल न्यूज़ आपके मसले को नाज़रीन के सामने लाता भी रहेगा और हुक्काम बाला तक आपकी आवाज़ भी पहुँचाता रहेगा। और अब इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।